हेलो स्टूडेंट्स, आई एम BL चौधरी, टीम बॉटनी CLC सीकर। हाँ तो बेटा स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 88 में। तो बेटा देखो कि प्रीवियस लेक्चर में अपन प्लांट एम्ब्रोलॉजी में अपन पहुंच गए थे डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन। तो डबल फर्टिलाइजेशन अपन ने एक बार हेडिंग डाल दी डबल फर्टिलाइजेशन, और मैंने बताया भी था कि भाई नवाज सिंह ने लीलियम फ्रिटिलियम में खोजा। तो उसी के अंदर एक सब हेडिंग जो रह गई थी, एक सब हेडिंग बेटा उससे पहले कि जैसे आपने पढ़ा था कि पोलन ट्यूब की ओव्यूल में एंट्री, तो बीजांड में तो प्रवेश आपने कहा था कि माइक्रोपाइलर सबसे मोस्ट कॉमन है, लेकिन चैलेजल भी हो सकता है और मीजोगेमिन अध्यावरण से भी हो सकता है, इंटीग्यूमेंट से भी हो सकता है, जो आप ओव्यूल की स्ट्रक्चर देखें तो। लेकिन अपन बात रहा कि एम्ब्रियोसैक में एंट्री केवल और केवल माइक्रोपाइलर एंड से होगी, तो वो लाइन अपन बात रहा वो यहाँ पर अपन उस हेडिंग को लेते हुए अपन लेते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, जो आज एंजियोस्पर्म का सबसे अच्छा करेक्टर है। यस, तो बड़ा आप ध्यान दें कि वो सब हेडिंग लेते हुए अपन, तो देखो आपका लाइन है कि एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक। यस बेटा, तो देखो बेटा कि एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक का मतलब भ्रूणकोश। तो ये मादा युग्मोदी है बेटा, मादा युग्मोद विधि है। भ्रूणकोश में पराग नलिका का प्रवेश, भ्रूणकोश में पराग नलिका का प्रवेश। यस बेटा, तो देखो अपन ने क्या कहा कि भी देखो बीजांड में, तो बीजांड में जब एंट्री हुई थी ओव्यूल में, आपको मैंने बताया 3 एंट्री ओव्यूल में, तो आप क्या कहोगे कि देखो बीजांड में तो बीजांड ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर है एम्ब्रियोसैक भ्रूणकोश। यस, तो बीजांड में तो पराग नलिका, बीजांड में तो पराग नलिका सभी संभावित मार्गों से प्रवेश कर सकती है, प्रवेश कर सकती है। यस बेटा, भाई बीजांड में तो सभी संभावित मार्गों से प्रवेश कर सकती है। अब संभावित मार्ग कितने हैं? 3 हैं भैया। तो माइक्रोपाइल तो सबसे ज्यादा करती है, माइक्रोपाइल से बीजांड द्वार से ही करती है, लेकिन चेलेजा और अध्यावरण से भी कर सकती है। बात को समझे? तो बीजांड में तो पराग नलिका सभी संभावित मार्गों से प्रवेश कर सकती है। यस, लेकिन बेटा अगर अपन कहें कि एम्ब्रियोसैक में प्रवेश करने के लिए अपन कहें बेटा कि एम्ब्रियोसैक यानी जो फीमेल गेमेटोफाइट है, मादा युग्मोद्भिद है, एम्ब्रियोसैक भ्रूणकोश में प्रवेश करने के लिए उसे माइक्रोपाइलर एंड पर ही बीजांड द्वारीय शीर्ष पर ही, बीजांड द्वारे शीर्ष पर ही आना होगा उसको। यानी सीधी सी बात कहें कि एम्ब्रियोसैक में केवल और केवल बीजांड द्वारे सिरे से माइक्रोपाइलर एंड से ही प्रवेश करेगी, माइक्रोपाइलर एंड से ही प्रवेश करेगी। यस बेटा, तो आप जानते हैं कि माइक्रोपाइलर एंड से ही करेगी। और किस में करेगी बेटा? जैसे माइक्रोपाइलर एंड पे मैंने आपको बताया था कि अंड उपकरण होता है। जब आपने एम्ब्रियोसैक पढ़ा था 7 कोश के 8 केंद्र किए, तो आपको पता है कि माइक्रोपाइलर एंड पे आपने क्या बताया था? ये 2 सिनर्जिड बताई थी, हाँ ना, 2 सिनर्जिड सेल बताई थी, और आप जानते हैं एग सेल बताई थी। तो सिनर्जिड और आपने क्या बताई थी? एग सेल। अब इस एम्ब्रियोसैक में प्रवेश करना चाहती है माइक्रोपाइलर से, चाहे बीजांड में कहीं से भी आई हो। यस, अब बेटा यहाँ प्रवेश करना चाहती है, तो एक साई कोशिका, ये सिनर्जिड, ये नष्ट होगी, अभ्रष्ट होगी, डीजनरेटिंग होगी, है ना। तो अपन कहें कि भाई जो पराग नलिका है वो अपन बात रहा कि माइक्रोपाइलर सिरे पर, मैं आपको बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या प्रेजेंट होता है माइक्रोपाइलर सिरे पर। आधुनिक अध्ययनों से पता चला है कि माइक्रोपाइलर सिरे पर आपने अंगुलीनुमा प्रवध बताए थे। यस बेटा, और वो अंगुलीनुमा प्रवध आपने क्या कहा था? फिलीफॉर्म एपरेटस। यस,
तो आप कहोगे कि माइक्रोपाइलर सिरे पर, माइक्रोपाइलर शीर्ष की ओर साई कोशिकाओं की, सिनर्जिड्स की अतिवृद्धि पाई जाती है, अतिवृद्धि पाई जाती है। जो मैंने वहां आपको जब डायग्राम बनाया था एम्ब्रियोसैक का 7 कोश के 8 केंद्रीय का, तो बताया था मैंने आपको कि बेटा माइक्रोपाइलर शीर्ष की ओर सिनर्जिड की अतिवृद्धि पाई जाती है, हाँ है ना बेटा। यानी आप समझ रहे हो कि माइक्रोपाइलर सिरे की ओर सिनर्जिड के अंगुलीनुमा प्रवृत्ति या अतिवृद्धि, या उसको आप कहोगे अतिवृद्धि पाई जाती है, या अंगुलीनुमा प्रवृत्त पाए जाते हैं। यस बेटा। और इन अंगुलीनुमा प्रवृत्त को आप कहते हो फिलीफॉर्म एपरेटस, मतलब इनको आप कहते हो तंतुरूपी समुच्चय कहते हो। ये तंतुरूपी समुच्चय है, फिलीफॉर्म एपरेटस। यस बेटा। और सीधी सी बात आपको बता दें कि ये फिलीफॉर्म एपरेटस ही जो बीजांड द्वारा सिरे पर उपस्थित होते हैं, ये अपन बात उठा कि पोलन ट्यूब यानी पराग नलिका की दिशा को निर्देशित करते हैं। यस बेटा। उसकी एंट्री को गाइड करते हैं, ये उसकी ओर उसको अट्रैक्ट करते हैं। बात को समझ रहे हो आप। तो अंगुलीनुमा प्रवृत्त पाए जाते हैं तंतुरूपी समुच्चय। और आप कह दोगे कि ये तंतुरूपी समुच्चय यानी फिलीफॉर्म एपरेटस पराग नलिका की दिशा को निर्देशित करते हैं, बेटा। उसकी एंट्री को गाइड करते हैं। क्या करते हैं? गाइड करते हैं, उसकी दिशा को निर्देशित करते हैं। बात को समझ रहे हो आप? तो ये तंतुरूपी समुच्चय ही अपन कहें बेटा फिलीफॉर्म एपरेटस। यस बेटा। जो आप जानते हैं कि माइक्रोपाइलर पार्ट ऑफ सिनर्जिड गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। यस। अपन ऐसे कहें कि जो ये अपन बात उठा कि सिनर्जिड्स होती हैं, या ऐसे कहें अपन कि बेटा सीधी सी बात है कि फिलीफॉर्म एपरेटस है ना, अपन ऐसे कहें फिलीफॉर्म एपरेटस ये तंतुरूपी समुच्चय है ना, प्रेजेंट एट पार्ट ऑफ माइक्रोपाइलर, यानी जो माइक्रोपाइलर एंड है, प्रेजेंट एट पार्ट ऑफ माइक्रोपाइलर, या अपन कहें कि प्रेजेंट एट माइक्रोपाइलर पार्ट ऑफ सिनर्जिड, माइक्रोपाइलर पार्ट ऑफ सिनर्जिड का पार्ट होता है वो। सिनर्जिड जो साई कोशिकाएं होती है, तो फिलीफॉर्म एपरेटस ये तंतुरूपी समुच्चय प्रेजेंट एट माइक्रोपाइलर पार्ट ऑफ सिनर्जिड, माइक्रोपाइलर पार्ट ऑफ बेटा क्या? सिनर्जिड। यस। गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। ये लो जी, वो ही गाइड करते हैं, गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, यानी फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट एट माइक्रोपाइलर पार्ट ऑफ सिनर्जिड्स गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, यानी वही गाइड करते हैं किसकी एंट्री को? पोलन ट्यूब की एंट्री को। किसमें? एम्ब्रियोसैक में, भ्रूण कोश में। यस बेटा। और आप समझ सकते हैं कि वो कुछ केमिकल सिक्रेट करते हैं। यस। कुछ केमिकल यानी रसायन स्रावित करते हैं, उसको आकर्षित करने के लिए रसायन स्रावित करते हैं, उसे आकर्षित करने के लिए रसायन स्रावित करते हैं। तो जो पराग नलिका है, पराग नलिका, वो बेटा
कीमोट्रोफिक, कीमोट्रोफिक यानी रसायनुवर्तन गति करती हैं। बात को समझे, कीमोट्रोफिक मूवमेंट करती हैं। अब बेटा देखो, अब पोलन ट्यूब उस अपन बात उड़ा कि एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करेगी। यस, अब एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करने के लिए आप समझ रहे हैं कि उसको क्या चाहिए। यस, तो आप समझ रहे बेटा कि उसको स्पेस चाहिए, वहाँ जगह चाहिए। जबकि आप जानते हो कि जब आपने ये बार बार मैं डायग्राम बना रहा हूँ, जब आपने 7 कोश की 8 केंद्र की ये एम्ब्रियो सैक पढ़ा था तो आपने अच्छे से डायग्राम बनाया था ऐसे, क्लियर। तो आपने यहाँ 3 एंटीपोडल दी थी चैलेंजा की ओर, यहाँ आपने अपना बात उड़ा कि ये ऐसे आपने एक एग सेल दी थी, फिर तो ये 2 सहायक कोशिकाएं, मतलब ये 2 सहायक कोशिकाएं और एग सेल दी थी, यहाँ ध्रुवीय केंद्रक दिए थे। अब पोलन ट्यूब एंट्री तो करना चाहती है, आपको एंशिएंट डायग्राम भी बता रखा है एनसीईआरटी ने, है ना, लेकिन स्पेस नहीं है। तो अब पोलन ट्यूब एंट्री कैसे करेगी, या पोलन ट्यूब अपने पदार्थ और पोलन ट्यूब का कंटेंट क्या है, जो ट्यूब न्यूक्लियस है तो शीर्ष पे, वो तो फटते ही खत्म हो जाएगा, और 2 नरयुग्मक। तो पोलन ट्यूब अपने जो कंटेंट है अपना पदार्थ को कैसे छोड़े अंदर एम्ब्रियो सैक के, तो पहले उसको स्पेस मिलना चाहिए ना। तो अपन कहते हैं कि उस पोलन ट्यूब के लिए डीजेनरेटिंग सिनर्जिड सेल, यानी एक सहायक कोशिका क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, है ना। और एक सहायक कोशिका नष्ट होगी तो उस नष्ट होती हुई सहायक कोशिका में ही आप जानते हो कि पोलन ट्यूब अपने सभी अंतर्विष्ट मतलब पदार्थ मुक्त करेगी। यस, हाँ, तो आप समझ रहे हो बेटा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आप क्या कहोगे कि एम्ब्रियो सैक में पोलन ट्यूब यानी पराग नलिका पोलन ट्यूब के प्रवेश करने के है ना, एम्ब्रियो सैक में पोलन ट्यूब के प्रवेश करने के ठीक पूर्व, जस्ट पहले, ठीक पूर्व एक सहायक कोशिका अपभ्रष्ट हो जाती है। और बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया और एनसीईआरटी में वहाँ डायग्राम दे रखा है जहाँ एम्ब्रियो सैक में पोलन ट्यूब को एंट्री करा रखी है। यस, तो बेटा एम्ब्रियो सैक में पोलन ट्यूब के प्रवेश करने के ठीक पूर्व एक सहायक कोशिका अपभ्रष्ट हो जाती है। यानी सीधे साफ से क्वेश्चन पूछा जाए कि पराग नलिका अपने अंतर्विष्ट या अपने कंटेंट को किसमें मुक्त करती है, तो आप कहोगे कि बेटा डीजेनरेटिंग सिनर्जिड्स, है ना बेटा, सिनर्जिड मतलब डीजेनरेटिंग सिनर्जिड में मुक्त करती है। यस बेटा, यानी डीजेनरेटिंग सिनर्जिड सेल में वो मुक्त करती है। यस, बात को समझे। तो पराग नलिका आप कहोगे कि पराग नलिका अपने घटकों को इस डीजेनरेटिंग सिनर्जिड में मुक्त करती है। तो एक सिनर्जिड तो एंट्री करने के ठीक पूर्व समाप्त हो जाती है, अपभ्रष्ट हो रही होती है, और उस डीजेनरेटिंग सिनर्जिड सेल में ही पराग नलिका अपने अंतर्विष्ट को या अपने घटकों को इस डीजेनरेटिंग सिनर्जिड में ही मुक्त करती है ना। और फिर जैसे ही पराग नलिका अपने अंतर्विष्ट पदार्थों को मुक्त करती है तो दूसरी सहायक कोशिका
दूसरी सिनर्जिड सेल भी नष्ट हो जाती है ना, दूसरी भी फिर हो जाती है। अब आपको पता होना चाहिए कि उस एम्ब्रियो सैक में वहां केवल एग सेल बची है और ऊपर ध्रुवीय केंद्रक और आपके एंटीपोडल। यस, जैसे ही वहां फिर परागणिका फटती है तो कितने नरिग्मक छोड़ेगी? 2। तो फिर देखना, एक नरिग्मक किससे फ्यूज होगा? एग सेल से, और दूसरा ध्रुवीय केंद्रकों से। तो वो अब घटना होगी आपकी दोहरा निषेचन। बात को समझे? दोहरा निषेचन। तो इन लाइनों को मैंने A to Z वापस आपके सामने वर्ड टू वर्ड लिख दिया। बात को समझे? तो नेक्स्ट अपन देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, तो देखिए बेटा, अब अपन डबल फर्टिलाइजेशन की जो इवेंट्स देखते हैं कि पराग नलिका जब अपने अंतर्विष्ट उस नष्ट होती हुई साइकोशिका में त्यागती है, तो आप जानते हो कि पराग नलिका वहाँ एंशियंट डायग्राम आपको बता रखा है कि पोलन ट्यूब जैसे एंट्री करती है फटते ही फटते 2 नरिग्मक मुक्त करती है। तो देखो कैसे होगा डबल फर्टिलाइजेशन। बहुत मस्त इवेंट। तो बेटा देखो, पहली बात तो अपन ये कहें कि ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है ये सिंगल इवेंट ऑफ एंजियोस्पर्म है ना, यानी यह पृथ्वी पर आवर्त बीजी पादपों की सिंगल इवेंट है। यस, अर्थात अपन कहें कि यह प्रक्रम अन्य किसी भी पादप समूह में नहीं पाया जाता है। यस, यानी पृथ्वी पर किसी भी पादप समूह में, चाहे वो थैलोफाइटा हो, चाहे वो ब्रायोफाइटा हो, चाहे टेरिडोफाइटा हो, चाहे जिम्नोस्पर्म हो, किसी में नहीं पाया जाता है। यस, डबल फर्टिलाइजेशन इज ए सिंगल कैरेक्टर ऑफ ओनली एंड ओनली एंजियोस्पर्म। डबल फर्टिलाइजेशन इज ए सिंगल कैरेक्टर ऑफ ओनली एंड ओनली एंजियोस्पर्म ऑन दिस अर्थ, इज नॉट प्रेजेंट एनी अदर प्लांट ग्रुप। किसी भी अदर प्लांट ग्रुप में ये नहीं पाया जाता है। क्लियर बेटा? फिर अपन कहें बेटा कि जो दोहरा, इसलिए अपन कहें कि आवर्त बीजियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। फिर अपन कहें बेटा कि जो दोहरा निषेचन है तो इसकी खोज, वो मैं पहले बता चुका हूं, इसकी खोज नावासीन ने सेपरेटली फर्तक लीलियम व फ्रिटिलेरिया पादपों में की। यस बेटा, फिर देखो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भी लीलियम फर्टिलेरिया में इसको उनको यूज किया इसकी डिस्कवरी के लिए। और इसमें सीधी सी बात होगी बेटा, जो एम्ब्रियो सेक है ना फीमेल गैमेटोफाइट, उसमें 2 मेल गैमेट का फ्यूजन होगा। भी देखना कितने मेल गैमेट का फ्यूजन होगा? 2। यस, तो देखो कैसे अपन इस इवेंट को बोलते हैं। तो इसकी खोज नावासीन ने लीलियम फ्रिटिलेरिया पादपों में की। कुछ बातें ये भी हैं कि भी ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में तो नरिग्मक मोटाइल होता है, फ्लैजिलेटेड होता है, जल में स्विम करता हुआ तैरता हुआ एग सेल आर्किगोनिया में एग सेल तक पहुंचता है ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में। तो वहां होती है जूडियोगेमी। क्या होती है? जूडियोगेमी। लेकिन जिम्नो और एंजियो में पोलन ट्यूब लेके जाती है मेल गैमेट को। वो नॉन मोटाइल होता है लेकिन पोलन ट्यूब लेके जाती है। तो पोलन ट्यूब लेके इसको सिफोनोगेमी। तो ये सिफोनोगेमी किस में प्रेजेंट होती है? वो भी जिम्नो और एंजियो में। लेकिन जिम्नो में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ये डबल फर्टिलाइजेशन ओनली एंड ओनली पृथ्वी पर किस पे होता है? आवर्त बीजी पादपों। अब देखो बेटा, इस डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर 2 इवेंट सम्मिलित है। इस डबल फर्टिलाइजेशन में क्या है बेटा? 2 इवेंट सम्मिलित हैं। यस, तो 2 इवेंट्स इन डबल फर्टिलाइजेशन। तो बेटा देखो इसमें 2 इवेंट है, 2 इवेंट इन डबल फर्टिलाइजेशन। तो बहुत अच्छे से देखिए, फर्स्ट इवेंट है, यानी फर्स्ट इवेंट है वो मेजर इवेंट है, और वो मेजर इवेंट है, फर्स्ट इवेंट मेजर इवेंट है।
यस बेटा, और उसमें आपका है सिनगेमी। क्या है बताओ? सिनगेमी, युग्मक संलयन। आपको बेटा थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि जब से पृथ्वी के ऊपर लैंगिक जनन स्टार्ट हुआ, लैंगिक जनन का मतलब ही क्या है? दो गैमेट का फ्यूजन, युग्मक संलयन, तो वो सिनगेमी है। अब सबसे आदिम सिनगेमी वो आइसोगेमी आपने पढ़ी होगी, आकार के रूप से समान युग्मकों का संलयन। और फिर आपने पढ़ा होगा एक बड़ा एक छोटा एनाइसोगेमी, फिर आपने पढ़ा होगा एक छोटा चल और एक बड़ा अचल, तो उगेमी, अंड युग्मकी। तो आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, उगेमी, ऐसे कुछ शब्द हैं, यहाँ खैर उगेमी होती है। तो आप जानते हो कि पहली मेजर इवेंट है सिनगेमी, यानी सिनगेमी मतलब वो फर्टिलाइजेशन ही है। सिनगेमी का मतलब क्या है? निषेचन, ये फर्टिलाइजेशन है। तो इसकी पहली मेजर इवेंट है बेटा क्या? सिनगेमी। अब देखो क्या होता है, सिनगेमी अपन कैसे कहते हैं कि जैसे ही वो पराग नलिका एक नष्ट होती हुई सिनर्जिड सेल में अपने घटक अवमुक्त करती है, तो कितने नरयुग्मक रिलीज करती है? वहां 2। एक थोड़ा बड़ा होता है, एक छोटा, दो नरयुग्मक वहां रिलीज करती है। तो एक नरयुग्मक एग सेल से फ्यूज हो जाता है। ये पृथ्वी पर होता है, एक नरयुग्मक एक मादा युग्मक का संलयन, तो जायगोट, तो ये सिनगेमी है। अरे बोलो, तो वहां पर अपन बात बढ़ा कि जो एक नरयुग्मक है ना, वो अपन बात रही कि मादा युग्मक के संयोजन से वहां 2n जायगोट निर्मित होता है, और ये प्रक्रम आपका क्या कहलाता है बेटा? सिनगेमी। क्या कहलाता है? सिनगेमी। तो देखो वहां क्या होता है बेटा, जैसे ही पराग नलिका वहां नरयुग्मक छोड़ती है, तो पहले फर्स्ट मेल गैमेट, ये मेल गैमेट का साइन है, वो हैप्लॉइड है। मेल गैमेट किससे फ्यूज होता है? फीमेल गैमेट से। ये आप जानते हो कि फीमेल गैमेट का साइन है, ये भी क्या है? हैप्लॉइड है। यस, तो एक मेल गैमेट और दूसरा क्या? फीमेल गैमेट, ये दोनों फ्यूज होते हैं, ये फ्यूज होते हैं, यानी दोनों का संलयन होता है। उसको तुम क्या कहते हो? फर्टिलाइजेशन, यानी क्या कहते हो बेटा? निषेचन, फर्टिलाइजेशन। और जब दोनों का समेकन होता है, दोनों का फ्यूजन होता है, फ्यूजन। यस, तो फ्यूजन के थ्रू एक डिप्लॉइड जाइगोट सेल बनती है। फ्यूजन के थ्रू एक डिप्लॉइड जाइगोट सेल 2n जाइगोट निर्मित होता है। 2n जाइगोट, युग्मनज कोशिका, 2n जाइगोट निर्मित होता है। तो ये कहलाती है सिनगेमी। क्या कहलाती है? सिनगेमी। कि बेटा आराम से फिर सुन लो, बार बार सुन लो। नष्ट होती हुई साइकोशिका में परागनलिका एंटर कर गई, फिर परागनलिका वहां फटेगी, ट्यूब न्यूक्लियस नष्ट हो जाएगा, परागनलिका घटक उन्हें छोड़ेगी। क्या घटक है? 2 नरयुग्मक थे, आपको दिखाया था पोलन ट्यूब के डायग्राम में। 2 नरयुग्मक छोड़ेगी। पहला नरयुग्मक तुरंत एग सेल, ये जो मेल गैमेट है, ये मेल गैमेट वहां जो एम्ब्रियो सैक की मैंने आपको भ्रूणकोश का युग्मक बताया था, ये मेल गैमेट वहां फीमेल गैमेट एग सेल यानी फीमेल गैमेट से संलयित होता है, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं, सिनगेमी बोलते हैं। तो रिजल्ट क्या आता है? एक द्विगुणित कोशिका 2n जाइगोट। इस इवेंट को अपन बोलते हैं सिनगेमी। अब ये तो पृथ्वी का हर वो जंतु, पृथ्वी का हर वो पादप जो लैंगिक जनन करता है, सब में प्रेजेंट होती है। इनमें क्या नया है? और मेजर इवेंट यही है, ये तो सब में प्रेजेंट होती है। बात को समझे? ये तो बेटा सब में प्रेजेंट होती है। बात को समझ रहे हो, है ना? और आप कहते हो कि जाइगोट निर्मित हो जाता है ना? और फिर वो जाइगोट आगे माइटोसिस करेगा, और माइटोसिस करके तुम जानते हो कि वो जाइगोट ही तो आगे क्या बनाएगा? फिर एम्ब्रियो यानी क्या? भ्रूण, एम्ब्रियो बना लेगा। ऐसे अपन जो भी एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर होगी अपन आगे पढ़ेंगे, तो वो एम्ब्रियो बना लेगा। यस और नो बेटा? समझ में आई आपके सिनगेमी? और पृथ्वी पर सिनगेमी तो भाई जहाँ से लैंगिक जनन शुरू हुआ है वहाँ से बार बार होता है, वहीं से स्टार्ट है। बोलो भाई यस। अब आप इसको क्या कहते हो? ये बेटा रियली में एक नरयुग्मक मेल गैमेट, एक मादा युग्मक फीमेल गैमेट का समेकन हो रहा है, संयोजन हो रहा है। तो एक नरयुग्मक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट का संयोजन हो रहा है ना? तो इसको आप क्या कहोगे? इसको आप क्या क्या नाम दोगे बेटा? ये फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हुआ, है ना? फर्स्ट फर्टिलाइजेशन जो मेजर है, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, है ना? ये सत्य निषेचन है। वास्तव में निषेचन में एक नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है,
तो ये ट्रू फर्टिलाइजेशन है ना बेटा, ये फर्स्ट फर्टिलाइजेशन है, ये ट्रू फर्टिलाइजेशन है। बात को समझ रहे हो? यस। और ये मैं आपको कहूं कि जनरेटिव यानी जनिक निषेचन है जो होता आया है, ये अपन बात है कि फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, ट्रू फर्टिलाइजेशन और जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। तो इसको आप क्या कहते हो? पहला निषेचन भी कहते हो, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, सत्य निषेचन, ट्रू फर्टिलाइजेशन, जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, जनिक फर्टिलाइजेशन भी इसको कहते हैं। यस बेटा, बोलो बोलो, क्लियर। और आप समझ सकते हो कि भाई आपको ये भी पता है जब लाइफ साइकिल होता है कि कोई भी स्पोरोफाइटिक प्लांट होता है तो स्पोर मदर सेल जो 2n होती है उसकी लास्ट सेल होती है। आपने यहाँ आवर्त बीजों में देखो स्पोरिक म्यूसिस पढ़ा दोनों तरफ, तो एक तरफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से माइक्रोस्पोर बनाया और मेगास्पोरोजेनेसिस यानी लघु बीजाणु जनन से लघु बीजाणु बनाया और गुरु बीजाणु जनन से गुरु बीजाणु बनाया। तो बीजाणु के अपने एगुणित, तो वो माइक्रोस्पोर मेगास्पोर गेमेटोफाइट, एगुणित हो गया ना तो गेमेटोफाइट युग्मोद्भिद की पहली कोशिका है। फिर वो माइक्रोस्पोर के अंदर मेल गेमेटोफाइट बन गया, मेगास्पोर में फीमेल गेमेटोफाइट बन गया, फिर वो माइक्रोपोलन ग्रेन वो ट्रांसफर हुआ, पोलन ट्यूब से मेल गेमेट गया और ये फ्यूजन हुआ। तो जैसे ही फ्यूजन हुआ तो ये गेमेट, देखो सुनो, स्पोर, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, फर्स्ट सेल ऑफ गेमेटोफाइट, युग्मोद्भिद की पहली कोशिका है। फिर उनमें गैमिट बन गए, गैमिट लास्ट सेल है, गेमेटोफाइट की लास्ट सेल है। गैमिट दे दिया ना माइटोसिस से, तो गेमेटोफाइट की लास्ट सेल होगी। गैमिट का फ्यूज होते ही क्या बन गया? जाइगोट। क्या बन गया? जाइगोट। ये स्पोरोफाइट की पहली सेल है, ये जाइगोट स्पोरोफाइट की बीजाणुद्भिद की पहली सेल है। और फिर जाइगोट एम्ब्रियो में फिर पौधा बन जाता है, फिर पुष्प आता है, वही स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल, वो लास्ट कोशिका है किसकी? स्पोरोफाइट की। खैर, तो अपन इस सिनगेमी को क्या कहते हैं? फर्स्ट फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, ट्रू फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं और जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। तो एक इवेंट होगी, इसमें से एक इवेंट होगी मेजर इवेंट सिनगेमी। क्या होगी बेटा? सिनगेमी। चलो जी, सिनगेमी होगी। सिनगेमी होती बेटा आपको पता होना चाहिए कि भाई जैसे ही सिनगेमी हो जाती है तो उसके तुरंत बाद जो दूसरा नरिगुमक है ना, और आपको बता दूं कि वहां एम्ब्रियो सैक में 2 ध्रुवीय केंद्रक थे। आपने देखा था ना एम्ब्रियो सैक में 2 ध्रुवीय केंद्रक थे सेंट्रल सेल में, वो दोनों ध्रुवीय केंद्रक एक हो जाते हैं, एक हो जाते हैं वो, है ना। तो ये 2n ही हो जाता हो, उसको आप कहते हो सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो अब जो आवर्त बीजों का दो नरिगुमक है, तो दूसरा नरिगुमक इस सेकेंडरी न्यूक्लियस से समेकन करेगा और उस घटना को आप सेकेंड इवेंट नाम दोगे। तो ये सिनगेमी हो गई। वो आप जानते हो कि सेकेंड इवेंट आपकी होगी ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन। तो देखो त्रिसंलयन कैसे होता है, त्रिसंलयन कैसे होता है। तो बेटा जी देखो मैं आपको बता दूं कि जो ट्रिपल फ्यूजन है वो कैसे होता है कि बेटा जो दूसरा नरिगुमक है, दूसरा नरिगुमक, वो अपन बात करें कि दोनों ध्रुवीय केंद्रकों के समेकन से जो सेकेंडरी न्यूक्लियस बन जाता है उससे संयोजित होता है और फलस्वरूप एक ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस बनाता है। क्या बनाता है बेटा? ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस। और उसको आप कहते हो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो देखो ये ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है, अब जो दूसरा नरिगुमक है जो थोड़ा सा आकार में पहले की तुलना में बड़ा भी है, ये जो बेटा दूसरा नरिगुमक है ये भी एन है, हैप्लॉइड है ना। ये तो मेल गैमेट नरिगुमक। ये जो दूसरा नरिगुमक है वो किससे समेकित होगा? वो समेकित होगा बेटा अपन बात करें ध्रुवीय केंद्रकों से। तो आपको पता है कि वहां सेंट्रल सेल में 2 ध्रुवीय केंद्रक हैं, सेंट्रल सेल में 2 ध्रुवीय केंद्रक हैं। ये ऊपर बना दूं मैं थोड़ा। सेंट्रल सेल में वहां पर कितने ध्रुवीय केंद्रक है बेटा? 2। ये है पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। जैसे ही ये पहला निषेचन हो रहा होता है तो ये दोनों ध्रुवीय केंद्रक का समेकन हो जाता है, और समेकन होते अपन बात करें कि ये आपका बन जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस, है ना। सेकेंडरी न्यूक्लियस बन जाता है बेटा ये सेकेंडरी न्यूक्लियस, है ना, या निर्धारक डेफिनेटिव न्यूक्लियस।
ये बन जाता है। बात को समझे? तो ये अपन बात कर बेटा कि सेकेंडरी न्यूक्लियस बन जाता है जो दो ध्रुवीय केंद्रकों के समेकन से बना है, जो दो ध्रुवीय केंद्रकों के समेकन से बना है, और ये 2n है। क्या है? 2n। अब इन दोनों का फ्यूजन होगा, और इन दोनों का फ्यूजन होते ही तुम्हें पता है कि एक जो न्यूक्लियस आपका बनेगा, ये न्यूक्लियस ये ट्रिप्लॉइड होगा, है ना। आप जानते हैं कि वो 3n देते हैं, ट्रिप्लॉइड होगा, ये न्यूक्लियस बनेगा। इसको आप कहोगे PEN। क्या कहोगे? PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये लो जी, हो गया ट्रिपल फ्यूजन। दूसरी इवेंट भी होगी। दूसरी इवेंट क्या होती है कि जब पहला निषेचन होता है, प्रथम नरिगुमक एक सेल से फ्यूज होता है, उसी दौरान केंद्रीय कोशिका में जो दो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं उनके संयोजन हो जाता है। उनके संयोजन से एक सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है, और वो सेकेंडरी न्यूक्लियस दूसरे नरिगुमक जो थोड़ा लार्ज साइज का होता है, थोड़ा सा इसकी तुलना में लार्ज होता है, इसकी तुलना में ये लार्ज होता है ना बेटा, ये लार्ज। तो ये दूसरा नरिगुमक अब उस सेकेंडरी न्यूक्लियस से जो ऑलरेडी 2n है, तो n और 2n उससे फ्यूज हो जाता है। फ्यूज होते ही आप जानते हो 3n PN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण हो जाता है। यस बेटा। और ये प्रक्रम क्या कहलाता है? त्रिक संलयन। यह प्रक्रम क्या कहलाता है बेटा? यह प्रक्रम त्रिक संलयन कहलाता है। त्रिक संलयन, ये लो जी, समझ गए? ये प्रक्रम त्रिक संलयन कहलाता है, समझ गए? अब इसको अपन और क्या क्या कह सकते हैं? इस त्रिक संलयन को अपन और क्या क्या कह सकते हैं? तो बेटा देखो, पहली बात तो ये कहाँ पाया जाता है? ये भ्रूणकोश की सेंट्रल सेल में पाया जाता है। यह भ्रूणकोश की जो एम्ब्रियो सैक है, भ्रूणकोश एम्ब्रियो सैक की सेंट्रल सेल में, यानी केंद्रीय कोशिका में, सेंट्रल सेल में यानी केंद्रीय कोशिका में पाया जाता है। और जब अंदर ऐसे एक मेल गैमेट और उसके दो ध्रुवीय केंद्रकों से ये सेकेंडरी न्यूक्लियस निर्धारक डेफिनेटिव न्यूक्लियस बन जाता है, और आपका बनता है PN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3n। तो सेंट्रल सेल में 3n न्यूक्लियस। तो अब क्या कहोगे कि अब सेंट्रल सेल जो केंद्रीय कोशिका है, सेंट्रल सेल प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में कन्वर्ट हो जाती है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में बदल जाती है ना बेटा। ये सेंट्रल सेल किस में बदल गई? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में क्या होता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। बोलो भैया। तो ये हो गया त्रिक संलयन। क्या हो गया बताओ? त्रिक संलयन। दोनों घटना हो गई, बोलो बोलो। और अब अपन कहते हैं बेटा कि ये जो त्रिक संलयन है, इसको आप सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन भी कहते हो, सूडो फर्टिलाइजेशन भी कहते हो, और वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन भी कहते हो। और ये एक चीज खोजी थी किसने? नावासिन ने। तो आप क्या कहोगे फिर? यहाँ अपन ये बात आपने लिख ली, तो यहाँ अपन लिख देते हैं फिर, ये देखो, इसको लिखने के बाद अपन यहाँ लिख देते हैं बेटा यस, कि इस ट्रिपल फ्यूजन को सेकेंड फर्टिलाइजेशन, दूसरा निषेचन हो गया ना, सेकेंड फर्टिलाइजेशन। हाँ, दूसरा निषेचन तो हो गया, सेकेंड फर्टिलाइजेशन तो, लेकिन सत्य नहीं हुआ, ट्रू नहीं हुआ। क्योंकि ट्रू निषेचन तो वो होता है जिसमें एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, एक नरिगुमक एक मादा युग्मक, दोनों का फ्यूजन होता है पृथ्वी के ऊपर, तब सत्य निषेचन माना जाता है। चलो यहाँ एक नरिगुमक तो है, यहाँ एक नरिगुमक तो है, लेकिन क्या ये मादा युग्मक है? ये मादा युग्मोद्भिद की संरचनाएं हैं ध्रुवीय केंद्रक, लेकिन ये सत्य मादा युग्मक तो नहीं है ना। इसलिए अपन कहें कि इस ट्रिपल फ्यूजन को सेकेंड फर्टिलाइजेशन, और अपन कहते हैं स्यूडो फर्टिलाइजेशन, आभासी स्यूडो फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। बोलो, एक एक लाइन समझते जाना, लिखते जाना। स्यूडो फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। बोलो बेटा, इसे आभासी फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। अच्छा सुनो, और क्या कहते हैं? इसे वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं।
वेजेटेटिव फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, इसे कायिक निषेचन भी कहते हैं, इसे आप सूडो फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, इसे बेटा वेजेटेटिव फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। और ये किसने खोजा? वेजेटेटिव फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, और ये किसने खोजा भी? नावासी ने। इसकी खोज नावासी ने मेन तो की थी। यस बेटा, तो आप समझते हैं सारी इवेंट में ये डायग्राम के थ्रू यहाँ दोनों आपको सारी चीज समझ में आ जाए इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ। और इसकी खोज किसने की थी? खोज नावासीन ने की थी, नावासीन ने की थी। यस बेटा, तो देखो अब अपन यहाँ पर ये शब्द क्यों यूज करते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन क्यों यूज करते हैं? बोलो बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन क्यों यूज करते हैं? कि यहाँ पर दो इवेंट हो गई, दो इवेंट, और दो इवेंट हो गई कि एक तो आपकी ट्रू फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट इवेंट सिनगेमी, सिनगेमी हो गई ना, ये सिनगेमी, सत्य निषेचन, पहला निषेचन जनरेटिव, ये दूसरा ट्रिपल फ्यूजन, ये ट्रिपल फ्यूजन तो सेकंड फर्टिलाइजेशन है लेकिन आभासी है और कायिक है। तो लेकिन ओवरऑल अपन फिर सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन, सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन यानी युग्मक संलयन और त्रिक संलयन दोनों को सम्मिलित रूप से, दोनों को सम्मिलित रूप से, सम्मिलित रूप से डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन है ना बेटा, दोनों को सम्मिलित रूप से डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों को सम्मिलित रूप से आप क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं बेटा? डबल फर्टिलाइजेशन। हो गए भी दोनों इवेंट? बोलो बोलो यस, हाँ या ना? तो बात हो गई कि भाई सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन को सम्मिलित रूप से डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब आ जाओ छोटी छोटी बातों पे, है ना, छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत बड़ी बातें, मोटी, है ना, क्योंकि छोटी छोटी बातों से ही बड़ी बात होती है। क्लियर? तो ध्यान दें। अब बताओ इस डबल फर्टिलाइजेशन में कितने न्यूक्लियस भाग लेते हैं? कितने तो केंद्रक भाग लेते हैं? बताओ मुझे, है ना। इसमें कितने युग्मक भाग लेते हैं? कितने केंद्रक भाग लेते हैं? यस बेटा। तो देखो इस डबल फर्टिलाइजेशन में, और याद रखना डबल फर्टिलाइजेशन में दो इवेंट हैं। इस दोहरे निषेचन में ध्यान देना बेटा, इस दोहरे निषेचन में दो इवेंट हैं, बार बार बता रहा हूं, सिनगेमी ट्रिपल फ्यूजन। सही? तो बताओ दोहरे निषेचन में कितने युग्मक भाग लिए? युग्मक कितने? युग्मक कितने? युग्मक गैमिट जो वास्तव में गैमिट हैं, कितने गैमिट भाग लेते हैं? बोलो बोलो, कितने गैमिट भाग लेते हैं? गिन लो यार। एक मेल गैमिट, एक फीमेल गैमिट, एग सेल, कितने गैमिट हो गए? दो। और सिनगेमी पृथ्वी पर होती तो दो गैमिट तो जरूरी है ही, एक मेल गैमिट एक फीमेल गैमिट, ये तो दो, ये तो सभी में होते हैं दो। फिर एक मेल गैमिट, लेकिन यहाँ ध्रुवीय केंद्रक नहीं है, ये गैमिट नहीं है। तो गैमिट कितने हुए? एक, दो, तीन, दो मेल गैमिट और एक फीमेल गैमिट। तो कितने गैमिट ने भाग लिया? तीन गैमिट ने भाग लिया, तीन गैमिट सेल ने भाग लिया। 2 मेल प्लस 1 फीमेल। ये लो जी, गैमिट ने तो तीन ने भाग लिया, लेकिन बताओ केंद्रकों ने कितने केंद्रक सम्मिलित हुए? कितने न्यूक्लियस सम्मिलित हुए? बताओ बताओ। सारे क्वेश्चन अपने आप में, सारे कंपटीशन के नीट के सारे अपने आप में क्वेश्चन है बेटा। यस। तो कितने युग्मक में भाग लेते हैं? 3 युग्मक भाग लेते हैं, एक मेल एक फीमेल फिर एक मेल, तो 2 मेल और एक फीमेल। अब बताओ डबल फर्टिलाइजेशन में ये तो हो गए गैमेट, कितने केंद्रक भाग लेते हैं? चलो बताओ मुझे, कितने केंद्रक भाग लेते हैं? केंद्रक भाग लेते हैं, बोलो। तो मैं लिखूंगा 5 केंद्रक, 5 न्यूक्लियस, 5 केंद्रक भाग लेते हैं बेटा। और आराम से आ जाओ, 5 केंद्रक भाग लेते हैं। एक केंद्रक, एक मेल गैमेट का केंद्रक, एक फीमेल गैमेट का केंद्रक, 2 केंद्रक, 2 और 1 3, और 2 ध्रुवीय केंद्रक।
बताओ कितने केंद्रक हो गए? 5। कितने केंद्रक हो गए? 5। बोलो बेटा, हाँ 5 केंद्रक हो गए कि नहीं हो गए? यस, है ना। और अपन कहें कि 5 केंद्रक हो गए। अब मैं आपसे ये कहूं कि कितनी सेल डायरेक्टली इसके अंदर, कितनी सेल इन्वॉल्व होती है, कितनी सेल सम्मिलित होती है किसमें? दोहरे निषेचन में। तो 4 सेल कितनी इन्वॉल्व होगी? केंद्रक 5, टोटल सेल 4। सेल 4 कैसे जी? एक मेल गैमेट सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मेल गैमेट सेल, एक फीमेल गैमेट सेल, 2 सेल होगी। फिर मेल गैमेट 3 सेल हो गई, है ना। लेकिन जो सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है सेंट्रल सेल में बनता है, तो एक ही सेल होगी ना सेंट्रल सेल, 2 ध्रुवीय केंद्रक मिलकर सेंट्रल सेल में सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेंगे, और फिर वो सेंट्रल सेल तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होगी। बोलो तो सेल कितनी हो जाएगी? 4। टोटल सेल कितनी हो जाएगी? 4। बोलो है कि नहीं है? बोलो, सारे क्वेश्चन सारी चीजें क्लियर हो गई ना आपको अच्छे से? बोलो बेटा। फिर कहें कि प्लोइडी लेवल किस पे डिपेंड करता है? प्लोइडी लेवल जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस वैसे तो ट्रिप्लोइड होता है, लेकिन इसका प्लोइडी लेवल डिपेंड किस पे करता है? भाई मेल गैमेट, ये तो हमेशा एन होंगे गैमेट तो, लेकिन मैन तो इन ध्रुवीय केंद्र को किस पे डिपेंड करता है? बोलो, जो गुणिता का स्तर है प्लोइडी लेवल है। बोलो बेटा, यस। और आपको मैं बता दूं कि सीधी सी बात है, सिनगेमी अगर फेल हो जाए तो पीएन ट्रिपल फ्यूजन मतलब नहीं होगा, क्योंकि ट्रिपल फ्यूजन, ये जो ट्रिपल फ्यूजन है ये इस सिनगेमी पे डिपेंड है। इस सिनगेमी पे डिपेंड है क्या? ट्रिपल फ्यूजन। यस बेटा। तो सारी बातें आपके सामने हो गई हैं। और अब आपके पास रिजल्ट क्या आया दोहरे निषेचन का? आपके पास रिजल्ट आया, एक तो द्विगुणित जाइगोट बन गया, जाइगोट, ये रिजल्ट आ गया। जो निषेचन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट किस में चेंज होगा? एम्ब्रियो में। जाइगोट किस में चेंज होगा? एम्ब्रियो में। यस। और एक आपके पास में आ गया पीएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और फिर जो सेल है सेंट्रल सेल वो होगी पीईसी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, तो वो होगी एंडोस्पर्म टिश्यू में, भ्रूणपोष ऊतक में, ताकि जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, भ्रूणपोष पोषण देगा। अरे बोलो। और फिर तुम जानते हो कि ये डबल फर्टिलाइजेशन का ही मैं आपको इंपॉर्टेंस बताऊंगा कि जैसे ही स्टिग्मा पर परागकण आता है वहीं से इसकी इवेंट स्टार्ट हो जाती है, और जैसे डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो फिर बीजांड को और ओवेरी को उद्दीपन मिल जाता है कि जाइगोट से जब एम्ब्रियो बने तो बीजांड बीज बनाए और ओवेरी अंडा से क्या बनाए? फल बनाए। अंडा से क्या बनाए बेटा? फल बनाए। बात को समझ रहे हो ना? तो नेक्स्ट इसके अपन इवेंट्स देखते हैं। देखो बेटा, हो गया बेटा। तो देखो पूरा इवेंट अपन ने पढ़ा डबल फर्टिलाइजेशन का, और अपन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है ना कि भी यदि डबल फर्टिलाइजेशन यदि सिनगेमी, पहली इवेंट सिनगेमी, इफ सिनगेमी फेल, अगर फेल हो जाए सिनगेमी, अगर बेटा अपन बात करें कि सीधी सी बात, इफ सिनगेमी फेल, तो फिर आप जानते हो कि नो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस मीन ट्रिपल फ्यूजन यानी जो त्रिक संलयन है ट्रिपल फ्यूजन वो कभी भी नहीं होगा। तो आप कहोगे कि नो पीएन विल फॉर्म्ड, यानी नो पीएन विल फॉर्म्ड, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा ही नहीं। इसका मतलब सीधी सी बात है कि जो ट्रिपल फ्यूजन है, त्रिक संलयन ट्रिपल फ्यूजन, ये ट्रिपल फ्यूजन बेटा, ट्रिपल फ्यूजन त्रिक संलयन सिनगेमी पे डिपेंड करता है, सिनगेमी पर डिपेंड करता है ना बेटा? ये सिनगेमी पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि सिनगेमी होगी तो ये ट्रिपल फ्यूजन होगा। सही बात। अब देखो बेटा कि सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, मतलब दोहरे निषेचन के महत्व क्या हैं? तो मैं भी लाइन में बताया था, लेकिन फिर और बात कर लेते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन यानी दोहरे निषेचन के महत्व। यस बेटा। तो सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, तो देखो क्या है, क्या महत्व है दोहरे निषेचन के? यस बेटा। तो सीधी सी बात है कि यह
यह मतलब उद्दीपन प्रदान करता है, स्टिम्युलस, है ना, यह उद्दीपन, स्टिम्युलस उद्दीपन प्रदान करता है कि जैसे ही सिनगेमी हो जाती है, जायगोट बन जाता है, ट्रिपल फ्यूजन होता है, ये उद्दीपन प्रदान करता है कि फिर जायगोट एम्ब्रियो में उद्दीपन प्रदान करता है कि ओव्यूल बीजांड में, ओव्यूल यानी बीजांड सीड में, बीज में तथा ओवेरी फ्रूट के रूप में, फ्रूट के रूप में डेवलप हो, विकसित हो, ये उद्दीपन उसके साथ ही मिल जाता है। बात को समझ रहे हो? और आपके पास सिनगेमी का रिजल्ट क्या है? जाइगोट। और ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट क्या है? एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यस, तो ये जो एक नई मतलब त्रिएन अवस्था है, ये केवल और केवल एंजियोस्पर्म में है। बात को समझे? अब इसका अपन बात करें कि जो उद्विकासीय मतलब लाभ क्या है ना, उद्विकासीय लाभ, डबल फर्टिलाइजेशन का उद्विकासीय लाभ क्या? बहुत बढ़िया लाभ है उद्विकासीय लाभ, है ना। थोड़ी सी आपने वहाँ डायवर्सिटी पढ़ी है। उद्विकासीय, आपको पता है कि जिम्नोस्पर्म होते हैं, तो जिम्नोस्पर्म के अंदर जब फीमेल गैमेटोफाइट बनता है तो निषेचन से पहले भ्रूणपोष बन जाता है। भ्रूणकोष नहीं, भ्रूणकोष तो यहाँ बनता है जो मादा युग्मोद्भूत होता है, एक होता है भ्रूणपोष, भ्रूण को पोषण देने वाला। तो आप समझ सकते हो कि उद्विकासीय लाभ क्या है बेटा, कि जिम्नोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट बनता है तो निषेचन से पहले भ्रूणपोष बन जाता है ना। लेकिन इनमें मतलब सिनगेमी होने के बाद, यानी निषेचन के बाद ही भ्रूणपोष केंद्रक यानी ट्रिपल फ्यूजन होता है, फिर वो भ्रूणपोष उत्तक, वह भ्रूणपोष केंद्रक व भ्रूणपोष उत्तक एंडोस्पर्म टिश्यू बनता है। बोलो, निषेचन के बाद ही बनता है। यस, तो ये व्यर्थ नहीं जाएगा, हैं। मान लो जिम्नोस्पर्म में पहले बन गया और जिम्नोस्पर्म में निषेचन नहीं हो तो व्यर्थ गया ना, लेकिन यहाँ तो निषेचन होने के बाद ही बनेगा, इसलिए व्यर्थ नहीं जाएगा। जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा तो ये कंज्यूम हो जाएगा, यानी ये जो अपन बात कर रहे हैं कि ये फालतू की एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, यहाँ पर एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। तो ये सारी बात मैंने आपको करा दी। बोलो बेटा, बोलो जी, सारे राजी हो? और वो लाइन में आपके सामने लिख दूँ कि मैंने आपको पूरा अच्छे से, पहले आपको नर जन्नांग, पुंकेसर, फिर याद करो लघु बीजाणु प्रण, लघु बीजाणुधानी, तो लघु बीजाणु जनन। तो लघु बीजाणु जनन देखो किसमें स्टार्ट हुआ, लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन। तो जहाँ स्टार्ट हुआ वो लास्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइटिक। जैसे बेटा जड़ तना पत्ती कायिक शरीर होता है, 2n होता है ना, डिप्लॉइड होता है, फिर पुष्प में बाह्य दल सब 2n होते हैं। और वो जो बीजाणुधानी में लास्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइटिक जनरेशन, जो बीजाणुद्वित पीढ़ी की लास्ट कोशिका आई, तो आप जानते हो क्या आई? SMC यानी स्पोर मदर सेल। तो पराग मात्र कोशिका PMC, ये तो माइक्रोस्पोर मतलब लघु बीजाणु जनन के लिए PMC, और गुरु बीजाणु जनन के लिए क्या? मेगास्पोर मदर सेल MMC। तो वो इन आवर्त बीजियों में बीजाणुद्वित पीढ़ी की लास्ट सेल थी PMC और MMC। यस बेटा। अब जैसे ही स्पोरिक म्योसिस होगा, जैसे ही स्पोरिक म्योसिस इनमें हुआ था तो अगुणित बीजाणु बने थे, अगुणित बीजाणु, तो वो बन गए थे फर्स्ट सेल ऑफ गेमेटोफाइट, युग्मोद्भिद की पहली कोशिकाएं। तो युग्मोद्भिद की पहली कोशिकाएं आपके पास में क्या बन गई थी? माइक्रोस्पोर यानी लघु बीजाणु, या मेगास्पोर गुरु बीजाणु। बोलो सही। फर्स्ट सेल ऑफ गेमेटोफाइट बन गई थी ना, फर्स्ट सेल ऑफ गेमेटोफाइट। यानी आपका फर्स्ट सेल ऑफ गेमेटोफाइट क्या होगी? जो माइक्रोस्पोर सेल या माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर। यस। अब तुम जानते हो कि इन माइक्रोस्पोर के अंदर ही तो पोलन ग्रेन मेल गेमेटोफाइट बना और यहाँ फीमेल गेमेटोफाइट बना। तो फिर लास्ट सेल ऑफ गेमेटोफाइट इनमें बहुत रिड्यूस होता है, हासित होता है, और गेमेटोफाइट इस स्पोरोफाइट पे डिपेंड होता है और उसी पेरेंट प्लांट से जुड़ा होता है। तो लास्ट सेल ऑफ गेमेटोफाइट, तो इन माइक्रोस्पोर मेगास्पोर से तो गेमेटोफाइट बने और उनके अंदर गेमिट बने ना, गेमिट, तो मेल गेमिट और फीमेल गेमिट।
मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट, सही। और फिर आपके सामने भी देखो फ्यूजन हो गया, लास्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट। अब वापस देखो स्पोरोफाइट स्टार्ट हो, तो आपके सामने जैसे ही फ्यूजन होता है, तो फ्यूजन होते ही फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइटिक जनरेशन वापस से स्पोरोफाइटिक जनरेशन को रिसेंबल करे, वापस से 2n कंडीशन को लेके आए, तो फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइटिक क्या है, जाइगोट। और वो पृथ्वी पर तुम जानते हो कि वापस द्विगुणित अवस्था को कौन स्थापित करता है, निषेचन। कौन है, निषेचन। तो फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइटिक 2n यानी ये क्या, जाइगोट। ये लो सारी बात बता दी। अब बेटा देखो आपके अपने शुरू में 3 इवेंट शुरू में लिखाई थी, याद करो एक एक चीज को। पहली इवेंट लिखाई थी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, स्पोरोजेनेसिस गैमेटोजेनेसिस हो गई। दूसरी इवेंट लिखाई थी फर्टिलाइजेशन, तो डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। अब तीसरी इवेंट अपन लिखाई थी पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या है आपके पास में, जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अरे बोलो, डबल फर्टिलाइजेशन रिजल्ट। तो अब आपकी होंगी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्या होंगी बेटा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी निषेचन पश्च घटनाएं। तो अपन देखते हैं नेक्स्ट, निषेचन पश्च घटनाओं में क्या क्या है। यस, तो बेटा देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, निषेचन पश्च घटनाएं क्या होगी। तो आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई आपके पास रिजल्ट था सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन का, तो जाइगोट और एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो देखो बेटा निषेचन पश्च घटनाएं, जाइगोट बन गया। तो अब आपकी निषेचन पश्च घटना के अंदर क्या क्या इवेंट आपकी होगी, कि फर्स्ट आपकी होगा, जैसे अपन कहें बेटा कि फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म टिश्यू, यानी भ्रूणपोष ऊतक का विकास। देखो पहले सिनगे में तो फिर ट्रिपल फ्यूजन होता है, लेकिन जाइगोट बनने के बाद जाइगोट जब भ्रूण में बदलता है ना, तो पहले भ्रूणपोष ऊतक, क्योंकि जाइगोट से जब भ्रूण बनेगा तो उसको पोषण देगा ना। तो फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म टिश्यू, भ्रूणपोष ऊतक का विकास, ये इवेंट है ना। और जाइगोट से क्या बनेगा बेटा, एम्ब्रियो। तो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो है ना बेटा, यानी आप कहोगे एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनी। यस, यानी भ्रूण का निर्माण। यस बेटा। और फिर तुम जानते हो कि ओव्यूल से सीड और ओवरी से फ्रूट, तो फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट, यानी बीजांड बीज में और अंडा से फल में, तो फिर फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट। या डेवलपमेंट दे दो, यहाँ सब जगह अपन क्या दे सकते हैं, डेवलपमेंट भी दे सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म टिश्यू। यस बेटा, तो यहाँ अपन दे सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म टिश्यू, भ्रूणपोष ऊतक का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस, भ्रूण का निर्माण, फिर सीड और फ्रूट। यस। और बेटा जानते हो जाइगोट जब बन जाता तो थोड़ी देर रेस्टिंग फेज में रहता है, पहले एंडोस्पर्म आपका भ्रूणपोष बनेगा, है ना, क्योंकि विकासशील भ्रूण को पोषण की सुनिश्चितता हो जाए। विकासशील भ्रूण को किसकी सुनिश्चितता हो जाए, पोषण की। तो बेटा देखो आज तक इस लेक्चर में यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पहले एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष का निर्माण कैसे होता है, फिर भ्रूण का परिवर्धन कैसे होता है, और फिर आप जानते हो कि सीड और फ्रूट, जो आप जानते हो कि आगे के सारा जो 5 साल लेक्चर सारी चीज़ें आपकी लाइन टू लाइन आपकी होंगी। और ये होने के बाद जब ये तो 5 साल लेक्चर पूरा हो जाएगा तो अपन और जो रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म फर्स्ट चैप्टर और एक एक लाइन एक एक शब्द अपन बड़े लेवल पे अपन ले लेंगे। तो आप बेटा एनसीईआरटी से सेकंड चैप्टर को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट को लाइन टू लाइन यहाँ तक पढ़ के ले आओ। 5-4 दिन अभी आगे चलेगा, उसके बाद अपन बात करेंगे उसकी। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं ये। थैंक यू वेरी मच।